जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पैसा किसको पसंद नहीं है। सबको अच्छा लगता है कि पैसा उनके पास आए और उनके पास रुक जाए। लेकिन लक्ष्मी माता की तो प्रवृत्ति ही ये होती है कि अगर आपने उनको बहने से रोकने की कोशिश करी तो वो आपसे नाराज़ हो जाएंगी। दरअसल इस समय हम लोग पैसे की बात इसलिए इतनी कर रहे हैं क्योंकि एक ऐसा परिवार जिसके कि घर के छोटे बेटे की शादी मतलब करीब साल भर से भी ज़्यादा समय तक चली, उसके बारे में अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स में ये बताया जा रहा है कि उनकी जो टोटल नेटवर्थ है वो इंडिया की जीडीपी की करीब करीब 10% है। ये एक बहुत बड़ा क्लेम है। इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा देश है और उसकी जीडीपी के सामने किसी एक परिवार की नेटवर्थ को करीब 10% बताना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन सवाल ये आ जाता है कि क्या ये बात सही है? क्या इस बात में कोई सच्चाई है? और अगर सच्चाई है तो क्या हमको भारत में अमीरी और गरीबी के बीच में बढ़ती हुई खाई के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है? और क्या कुछ हम कर सकते हैं इसको लेकर? क्या सॉल्यूशंस हम लोग दे सकते हैं या क्या हमारी गवर्नमेंट कर सकती है जिससे कि जो एक हम कह सकते हैं लोअर क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, आय के मामले में उनके ऊपर जो बोझ है उसको कम कर सकें? दरअसल अगर हम भारत में बात करें तो भारत में अमीरों की कहीं से कहीं तक भी कोई कमी नहीं है। अगर हम अमीरों को ढूंढने के लिए जाएंगे तो आपको मिलेंगे भले ही बहुत कम, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में अमीरों की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग भारत के हालातों की बात करें तो शायद आपको एक बार देखकर ऐसा लगेगा कि यार भारत में तो वाकई में बहुत गरीबी है। तो इन सब चीज़ों के बीच में जब अंबानी की फैमिली को लेकर ये खबर निकल कर सामने आती है तो लोगों के ऑब्वियस सी बात कान खड़े हो ही गए। ऐसे में अंबानी के परिवार की जो टोटल नेटवर्थ है उसकी वैल्यूएशन बताई जाती है करीब 25.75 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नंबर है। पर सवाल फिर भी यही उठता है कि अगर हम 25 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़ की बात कर रहे हैं तो क्या वो वाकई में इंडियन जीडीपी के बराबर है या 10% के बराबर है? देखिए, सबसे पहले आप जीडीपी को समझिए। जीडीपी होती क्या है? जीडीपी आप दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तो जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि जितनी भी वैल्यू क्रिएट करी गई है, जो प्रोडक्ट्स डेवलप किए गए हैं, क्रिएट किए गए हैं, जॉब्स क्रिएट करी गई हैं, तो उसका जो टोटल होता है वो होती है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको मापने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है नॉर्मेलिटी का और दूसरा तरीका, नॉर्मेलिटी मतलब जो सिंपल प्रोडक्ट्स को आप गिन लेते हैं, और दूसरा होता है पीपीपी का, परचेज पावर पैरिटी, मतलब खरीदने की क्षमता जो होती है हम उसको लेकर भी जीडीपी को नापते हैं। अब अगर हम लोग इन दोनों ही मापदंडों की बात करें तो जो 2024 के आंकड़े निकल कर सामने आए हैं उसके मुताबिक अगर हम पीपीपी की बात करें तो इंडिया की जो इकोनॉमी है इसमें करीब 14.59 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है। ट्रिलियन डॉलर्स, मैं इंडियन रुपीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर हम इसका 10% निकालते हैं तो वो निकलता है करीब करीब आप मान के चलिए 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स, जो कि अपने आप में एक बहुत 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 बड़ा अमाउंट हो जाता है। और इसके सामने ऑब्वियस सी बात है चीज़ों को कंपेयर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा। तो इसके तो 10% के मुकाबले कहीं से कहीं तक भी अंबानी जी की फैमिली नहीं है। दूसरा जो हमारा मापदंड था वो था नॉर्मेलिटी वाला। अगर हम इसमें जीडीपी की बात करें तो यहाँ पर हमारी जो इकोनॉमी है वो करीब 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुँच रही है। 3.937 डॉलर्स की ट्रिलियन डॉलर्स की हमारी ये इकोनॉमी है। अगर यहाँ से हम लोग 10% की बात करें तो ज़रूर 400 बिलियन डॉलर के आसपास ये आता है। और अगर हम लोग अंबानी जी की नेटवर्थ की बात करें डॉलर्स में तो वो करीब 310 बिलियन डॉलर के आसपास है। यहाँ पर भी वो चीज़ बराबर नहीं होती दिख रही। लेकिन हमारे भारत में दरअसल बात यह है कि लोगों को सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा देखते ही ना उनके कान खड़े हो जाते हैं कि यार पैसा है, पैसा है, पैसा है, पैसा है, पैसा है। और कहीं ना कहीं मुझको ये रिपोर्ट पब्लिश की जा रही है, एंड मैं आपको बता दूं ये रिपोर्ट भी बार्कलेज ह्यूरम इंडिया रिपोर्ट में बताई गई है। इसी को आधार बनाते हुए हर एक न्यूज़ पोर्टल ने इस खबर को छापा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अंबानी जी के पास पैसों की कोई कमी है। अंबानी जी के पास पैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर जो कंपैरिजन का मापदंड उपयोग किया जा रहा है दरअसल वो काफ़ी ज़्यादा एक विरोधाभास पैदा करने वाला है। अगर हम लोग जीडीपी की बात करें तो जीडीपी किसी भी एक देश में एक फाइनेंशियल ईयर में का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसको लेकर कैलकुलेट की जाती है एक फाइनेंशियल ईयर में। वहीं अगर हम लोग नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ बाप दादाओं से मिली हुई जायदाद को भी जोड़कर बनाया जाता है। मान लीजिए मुकेश अंबानी के केस में धीरूभाई अंबानी से भी जो उनको पैसा मिला वो भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये कंपैरिजन कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक आउटडेटेड सा कंपैरिजन भी लगता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये लोग जो बोल रहे हैं कि भाई इनकी जो नेटवर्थ है वो 10% के बराबर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत की जो इकोनॉमी रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ रही थी 2.5 ट्रिलियन से लेकर 3 ट्रिलियन के आसपास की,
उस समय का ये कैलकुलेशन है, तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि ये अभी के हिसाब से है। बट ये कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, एक नंबर किसी ने कुछ बोल दिया तो क्या उससे हमको प्रॉब्लम हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम मुझे होती है ये देखकर जब मैं एक आर्टिकल पढ़ता हूँ जिसमें लिखा रहता है कि इंडिया की 1% पॉपुलेशन के पास में इंडिया की 40% वेल्थ है, और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सिर्फ 1% के पास में 40% पैसा होना, और कहा तो ये तक जाता है कि जो हमारी 97% जो पॉपुलेशन है उसके पास, मतलब आप ये मान के चलिए बमुश्किल 4% भी वेल्थ नहीं है। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, गरीबों के मन में एक विरोधाभास तो उत्पन्न होगा ही कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कुछ भी नहीं कर रही है कि यहाँ पर एक नॉर्मैलिटी लाई जा सके। मतलब अगर मैं यहाँ पर कुछ फेमस इंडियन फैमिलीज़ की अगर मैं आपके सामने बात करूँ तो आपको भी समझ में आएगा। जैसे जिंदल फैमिली, JSW स्टील, इनकी वैल्यू है $1 ट्रिलियन रुपीज़ की अगर हम बात करें तो 4.71। फिर नदार फैमिली आ जाती है, महिंद्रा फैमिली आ जाती है, डैनी फैमिली आ जाती है, प्रेम जी, राजीव सिंह फैमिली, मुरुगप्पा फैमिली। ये कुछ फैमिलीज़ हैं जो कि इंडिया में काफ़ी अमीरों में गिने जाते हैं। मतलब अगर मैं आपको इनके नेटवर्थ US डॉलर्स में बताऊं तो 10वें नंबर पर आते हैं रवि जयपुरिया, जिनकी करीब $18 बिलियन की नेटवर्थ है। इसके बाद फिर कुशाल पाल सिंह भी है, राधाकृष्ण दवानी भी हैं, कुमार बिरला भी हैं, साइरस पूनावाला भी हैं। ऐसे कर करके अगर हम देखें तो मुकेश अंबानी इस लिस्ट में आ जाते हैं टॉप पर, जिनकी नेटवर्थ बताई जा रही है फिलहाल ग्लोबल रैंक 11 के हिसाब से $113.9 बिलियन। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, और ये मेरे लिए परेशान करने वाली बात इसीलिए है क्योंकि अगर भारत में वाकई में पूंजीपतियों के पास में इतनी धन संपत्ति जा रही है तो भारत में जो एक आम इंसान रोज़मर्रा की मेहनत करके अपने ज़िंदगी को, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो तो शायद अपने उस सपने को अचीव ही नहीं कर पाएगा। हालांकि भारत में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। अगर आप में वो दमखम है तो आपको वो मौका भी मिलेगा, लेकिन भारत में जनसंख्या ही इतनी ज़्यादा है कि वो मौका आपको मिल जाए ये भी पक्का नहीं है। ऐसे में अगर हम लोग बात करें ग्लोबल लेवल की तो G20 मीटिंग्स में आजकल इस बारे में काफ़ी बातें की जा रही हैं कि जो हर देश के बिलियनियर्स हैं, मैं मिलियनियर्स की भी बात नहीं कर रहा हूँ, बिलियनियर्स हैं, उनके ऊपर 2% एक्स्ट्रा बिलियनियर टैक्स लगाया जाए। मतलब कि अगर आपकी संपत्ति, अगर मैं रुपयों में बात करूं तो अगर आपकी संपत्ति 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो फिर आपके ऊपर ये टैक्स लगाया जा सकता है, सिर्फ 2%। और आपको यकीन नहीं होगा, भारत में इस समय अगर मैं रजिस्टर्ड तौर पर बताऊं तो करीब करीब 167 बिलियनियर्स मौजूद हैं, और अगर भारत सरकार इनके ऊपर 2% एक्स्ट्रा टैक्स लगा देती है तो ही हम लोग साल का करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा टैक्स जनरेट कर सकते हैं। अब इस 1.5 लाख करोड़ से आप क्या नहीं कर सकते? आप पब्लिक को मेडिकल की सुविधाएं दे सकते हैं, बच्चों के लिए अच्छे एजुकेशन सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, एंड ऑल इन ऑल आप हमारी मिलिट्री को, हमारी आर्मी को, हमारे डिफेंस को भी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे कि आजकल जो हमारे पड़ोस के देशों में कुछ चीज़ें चल रही हैं उसके बाद वो देश हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की हिमाकत भी ना करें। तो ऐसे में इस पैसे का काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जा सकता है। पर सवाल ये उठता है, और उठना भी चाहिए, कि जब सरकार ये चीज़ कर सकती है तो चीज़ ये करती क्यों नहीं है? तो इसका एग्जाम्पल हमको कुछ समय पहले चाइना में देखने के लिए मिला था, जब चाइना से कई सारे करोड़पति अरबपति लोग चाइना छोड़कर भाग गए थे। हुआ कुछ यूँ था कि सरकार ने इन लोगों के ऊपर नकेल कसनी शुरू करी, इनके पैसे के ऊपर नकेल कसनी शुरू करी, तो चाइना से जैक मा से लेकर और जितने भी ऐसे बिलियनर्स मौजूद थे वो भागकर दूसरे देशों में जाने लगे। ऐसे देशों में जाकर वो अपना बिजनेस सेटअप करने लगे जहाँ पर कि उनको टैक्स में बचत मिले। अब देखिए, अगर आप $100 बिलियन की नेटवर्थ रखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको इतना पैसा है कि आप इस पैसे को खर्च भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में सरकार चाहेगी कि इस पैसे को पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाए। बट देखिए, जब कोई व्यक्ति पैसा कमाता है तो वो नहीं चाहता कि उसका पैसा उसके हाथ से निकले। तो ऐसे में चाइना में यही हुआ, और इसी बात से सीख लेते हुए G20 कंट्रीज़ जो हैं वो एक राय बनाना चाहती हैं कि इन सारे देशों में एक साथ इस तरह का कोई रूल इम्प्लीमेंट किया जाए 2% टैक्स वाला। उससे होगा ये कि मान लीजिए कि नमन शर्मा नाम का कोई अरबपति इंसान है, नरेंद्र मोदी सरकार ने उसके ऊपर 2% का एक्स्ट्रा बिलियनियर टैक्स लगा दिया, तो नमन शर्मा जो है कल को भागकर पनामा नहीं जा पाएगा, दुबई नहीं जा पाएगा, अमेरिका नहीं जा पाएगा, जहाँ पर कि उसको टैक्स में थोड़ी बहुत बचत मिल सके। क्यों? क्योंकि G20 कंट्रीज़ के हिसाब से जो टैक्सेशन भारत में लगा है बिलियनर्स के ऊपर, वही टैक्सेशन अमेरिका में, पनामा में और दूसरी जगहों पर भी लगा है। तो नमन के पास में भागने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। तो ऐसे में उसको अल्टीमेटली टैक्स पे करना ही पड़ेगा, और टैक्स का जो ये रेगुलेशन लाया जाएगा वो भी काम आ पाएगा। लेकिन हाल फिलहाल इस चीज़ को लेकर सिर्फ एक प्रपोजल ही दिया गया है। तो आप इस मौके पर बस ये सोच लें कि हाँ, अंबानी जी की जो नेटवर्थ है वो भारत की GDP के 10% के बराबर तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे देश में लोगों को बात करने में बहुत मज़ा आता है पैसे के बारे में, इसीलिए बस लोग खुश हो रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर हम लोगों को थोड़ी बात स्किल्स को लेकर भी कर लेनी चाहिए। एक तरफ जहाँ पर हम लोग बोलते हैं इस देश में गरीबी बढ़ रही है या गरीब जो हैं अपना तबका नहीं बदल पा रहे हैं, अमीर नहीं बन पा रहे हैं, वहाँ पर हमको ये भी बात करनी पड़ेगी कि आज की तारीख में अगर हम एक बेसिक इंजीनियर की बात करें तो क्या वो इंजीनियर उतना क्वालिफाइड होता है कि उसको मनमाफिक तनख्वाह मिल सके। जैसे टीसीएस के बारे में बोला जाता है कि टीसीएस आज से 10 साल पहले जब मैं कॉलेज पास आउट कर रहा था तब कुछ 3.25 लाख का शुरुआती पैकेज दिया करती थी, और सुनने में आता है कि आज भी टीसीएस उस अमाउंट से कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठी है। जबकि 10 साल में अगर हम लोग इन्फ्लेशन की बात करें तो 5% की दर के हिसाब से ही कितनी ही महंगाई बढ़ चुकी है, बट सैलरी पैकेज की अगर हम बात करें एंट्री लेवल के तो वो अभी तक नहीं बढ़ा है। ये हम एक टेस्टिंग इंजीनियर के केस में बात कर सकते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारत में स्किल्स को अपग्रेड करना प्लस जो पेमेंट दी जाती है नौकरी पेशा लोगों को, जो कंपनसेशन दिया जाता है उनकी स्किल के अगेंस्ट में, क्या वो भरपाई कर पाता है जगह के हिसाब से? क्योंकि बम्बई, हैदराबाद, बेंगलुरु ये कुछ ऐसे महंगे शहरों में शामिल हैं जहाँ पर जाकर अगर आप सोचें कि आप 20-25 हज़ार में गुजारा कर लेंगे तो भाई साहब आप वाकई में पैसे के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं जानते हैं। तो ऐसे में अब आप मुझे बताइए कि इस खाई को कैसे भरा जा सकता है, क्योंकि नारायण मूर्ति जी भी हैं जो एक तरफ कहते हैं कि भाई हमें तो हफ्ते में 7 दिन तक काम करने में फोकस करना चाहिए अगर हमको ज़िंदगी में ग्रोथ चाहिए। पर फिर सवाल ये उठता है कि भाई ज़िंदगी में अगर 70 घंटे हफ्ते में काम ही करेंगे तो फिर ज़िंदगी कब जिएंगे? अब आप मुझे बताइए कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।